नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका आज अगला टॉपिक आपका है वायुमंडल का शीतलन एवं उष्मन, यानी कि ये जो हमारा वायुमंडल गर्म और ठंडा हो रहा है उसके कारण क्या हैं। जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, हम आप चर्चा क्या करते हैं कि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी बढ़ गई है। अब बात आई, हमने ये चर्चा की, बिल्कुल सही बात की, धूप इस समय बहुत तेज़ निकल रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही बातें हैं। लेकिन यहीं पर मामला फंसता है। यदि प्रश्न आएगा तो गलत हो जाएगा कि सूर्य की तापमान की क्या भूमिका है और पृथ्वी से निकलने वाले तापमान या ऊर्जा की क्या भूमिका है इस वायुमंडल को गर्म करने में। यहीं पर फिर चूक हो जाएगी कि जो हमारी सामान्य नॉलेज है, जनरल नॉलेज का पेपर है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है आपका, तो जनरल में क्या स्पेशल है, अगर वो आप नहीं जान रहे हैं तो आपसे गलती हो जाएगी। और जब भी ये प्रश्न आया है बहुत से बच्चों ने गलत किया है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सूर्य का जो विकिरण होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, एनर्जी होती है, ठीक है, टेम्परेचर एनर्जी के रूप में रहता है, वो शार्ट वेवलेंथ का है। यानी कि ये सोलर टेम्परेचर के बारे में लिखा है, ये शार्ट वेवलेंथ का है। ठीक है, ये शार्ट वेवलेंथ के साथ जो है इंटर करता है आपके वायुमंडल में। तो आप भी जानते हैं छोटी चीज़ें पारगम में रहेंगी तो ये आगे बढ़ता चला जाता है, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करता है। यदि एनर्जी लॉस रास्ते में ज़्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है जो भी संपर्क में आने वाली चीज़ें होंगी उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करता है, शार्ट वेवलेंथ होने की वजह से आगे बढ़ जाता है, हस्तक्षेप कम होता है इसके एनर्जी लॉस में। और फिर वो पहुंचता है जब पृथ्वी के सतह पर जब पहुंच जाता है और पृथ्वी जब इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, पृथ्वी जब इसे एब्जॉर्ब कर लेती है तो पृथ्वी से भी आप जानते हैं ज़्यादा गर्म कम गर्म, अगर दो चीज़ें वस्तुएं संपर्क में आए तो ज़्यादा से कम की ओर प्रवाह होता है। ये बात आप सिंपल साइंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब सूर्य में एनर्जी ज़्यादा थी, पृथ्वी में एनर्जी कम थी, तो सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया पृथ्वी ने। वायुमंडल ने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हस्तक्षेप कम है, शार्ट वेवलेंथ है सोलर रेडिएशन की, इसलिए वो आगे बढ़कर पृथ्वी की सतह तक पहुंच गया, पृथ्वी की सतह में एब्जॉर्ब हो गया, जो रिफ्लेक्ट होना था वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब जब पृथ्वी एब्जॉर्ब करते करते वायुमंडल की तुलना में जब पृथ्वी के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब यहाँ से भी ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं टेरिस्टोरियल एनर्जी, पार्थिव ऊर्जा कहते हैं, ये भी निकलनी शुरू होगी। तो ये है, अगर ये शॉर्ट था तो ये लॉन्ग वेवलेंथ में रहेगा। अब बात आई, लॉन्ग वेवलेंथ में रहेगा तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने पर, आयाम ज़्यादा होने पर प्रभाव भी ज़्यादा डालेगा। तो ये जो वायुमंडल की गर्मी है, तापमान है, इसमें ज़्यादा इफेक्टिव टेरिस्टोरियल एनर्जी है, सोलर टेम्परेचर या सोलर एनर्जी कम है। सिंपल सी बात, ये है आपका क्वेश्चन है। हमारी बोलचाल में क्या है, सूर्य निकला बहुत गर्मी हो रही, नहीं, सोलर एनर्जी नहीं, ये पृथ्वी जल्द से जल्द, ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य निकला है गर्मी में, ज़्यादा गर्म हो जाएगी और इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इस वायुमंडल के शीतलन उष्मन का, यानी कि ज़्यादा गर्म पृथ्वी, ज़्यादा ठंडी पृथ्वी, तो उसका प्रभाव ज़्यादा या कम के रूप में वायुमंडल पर भी पढ़ेगा। ठीक, अब इसी को क्रमशः पढ़ते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, साइंस की 4 थ्योरीज आपकी आएंगी, इंसोलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ये चारों थ्योरीज चाहे विज्ञान में आपसे पूछा जाए, चाहे आपसे
ज्योग्राफी में पूछा जाए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना रहेगा। क्या क्या है? सूर्य तप, सोलर टेम्परेचर शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, फिर पृथ्वी से वो टेरेस्ट्रियल एनर्जी के रूप में रिड्यूस होता है लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में। इसका हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। और वायुमंडल के ताप का निर्धारण करती है, कौन निर्धारण करती है? टेरेस्ट्रियल एनर्जी निर्धारण करती है, सोलर टेम्परेचर की भूमिका कम है। ठीक है, पार्थिव ऊर्जा अगर ज़्यादा है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल एनर्जी ज़्यादा है, तो वायुमंडल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, अगर कम है तो कम गर्म होगा। ये बात सिंपली हमने समझ लिया। तापमान परिवर्तन के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व हैं। क्या क्या हैं जरा उनको देखते हैं। पहला है सूर्य तप, इंसोलेशन। दूसरा है संचालन, कंडक्शन। तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। चौथा है संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है, ये 4 बातों पर, 4 एलिमेंट्स पर निर्भर करता है वायुमंडल का गर्म होना, ठंडा होना। किसी का प्रभाव ज़्यादा है, किसी का प्रभाव कम है, यह एक अलग बात है, लेकिन 4 एलिमेंट्स ही प्रभाव मैक्सिमम डालते हैं। इसके अलावा भी प्रभाव होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन 4 ही मुख्य हैं आपके। तो इसमें सूर्य तप की क्या स्थिति है, इंसोलेशन की क्या स्थिति है, अगर हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इसकी भूमिका कम होती है, यानी सूरज से आने वाले तापमान की भूमिका कम होती है। इसका मतलब हम आप जो सामान्य बात व्यवहार में सामान्य बातचीत कर रहे हैं वो गलत, यानी विज्ञान की दिशा में, ज्योग्राफी की दिशा में गलत बात कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकली गलत है। प्रैक्टिकली हम आप जो समझ रहे हैं अलग बात है, थ्योरेटिकली गलत है। इसकी भूमिका कम होती है क्योंकि जो एनर्जी है, ऊर्जा है किसकी? सोलर, सन की, वो शॉर्ट वेवलेंथ में होती है और पार होकर पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। तो धीरे धीरे गर्म होगी तब तक तो सूरज डूब जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगी तब तक सूरज डूब जाएगा। इसका मतलब भूमिका कम है, बहुत सिंपल भाषा में जानिए। फिर दूसरा है संचालन, कंडक्शन। यह क्या है? इसका विज्ञान में भी पूछता है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है, और यहाँ पर कैसे भूमिका निभा रहा है यह भी ज़रूरी है। तो एक अणु का दूसरे अणु के संपर्क में आकर जो ताप का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। यानी कि जैसे कि लोहे की एक आप छड़ लीजिए, एक सिरे को गर्म करिए तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है और दूसरा सिरा भी आपका गर्म हो जाता है। तो वही होता है संचलन, कंडक्शन, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार जब पार्थिव विकिरण, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनर्जी जो आपकी होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आपका होता है, ये ज़्यादा प्रभाव डालता है। मतलब सतह के पास की या निचली सतह जो वायुमंडल की होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो हम लोग निचली सतह पे ही रहते हैं, हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, जल्दी गर्म हो जाती है। और ट्रांसफ़र क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है और धीरे धीरे ये गर्मी ऊपर की ओर जाती रहती है। तो इसी वजह से गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से ये क्रिया है आपकी। दूसरी क्रिया है विकिरण, रेडिएशन। पार्थिव ऊर्जा विकिरण जब होता है, यानी टेरेस्ट्रियल एनर्जी का जब रेडिएशन होता है, तब क्या होता है? अंतरिक्ष की ओर प्रवाहित होती है। आप जानते हैं स्पेस में टेम्परेचर कम है, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है। पृथ्वी आपकी ज़्यादा गर्म हो गई है, तो सामान्य सी बात है पृथ्वी से स्पेस की ओर ऊर्जा का चलन होगा, ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा, सिंपल सी बात है। अब वो किस रूप में हो रहा है? रेडिएशन के रूप में। रेडिएशन के लिए एक सिंपल सी बात होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, रेडिएशन में, ठीक, ये माध्यम की विशेष इनको आवश्यकता नहीं होती है, ये ज़्यादा से कम की ओर डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ हो रहा है। पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो गई। भाई रात में आपको ठंडी क्यों लग रही? सूरज डूब गया इसलिए लग रही है, आप कहेंगे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन असली कारण क्या है? पृथ्वी जो गर्म हो गई थी, अब यहाँ से ऊर्जा, एनर्जी, टेम्परेचर निकल करके रेडिएट होकर स्पेस में चली जाती है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल की ओर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो निचली सतह ठंडी हो जाती है, इसलिए हमें रात में कम गर्मी लगती है। सिंपल सी बात है। तो वही बात है, विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। और साथ में अब हो क्या रहा है? धूल, धुएं आदि के
पार्टिकल्स मिलेंगे निचले वायुमंडल में, सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे निचले वायुमंडल में। यह क्या होंगे, इस रेडिएशन के संपर्क में आकर के जो टेम्परेचर है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो धूल धुएं के कण कहाँ होते हैं, वो भी निचले वायुमंडल में ज़्यादा होते हैं। तो ये जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर निचला वायुमंडल आपका गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निचला वायुमंडल आपका गर्म हो जाता है, इसीलिए आपको गर्मी, इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको बताया, इसीलिए आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, 8-10 मंजिला ऊपर रहेंगे तो कम गर्मी लगेगी, है ना। मल्टी स्टोरी में ऊपर वालों को कम गर्मी लगती, नीचे वालों को ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक, वायुमंडल वाली टेम्परेचर ज़्यादा फेस करते हैं। तो ये कण गर्म करके हो करके निचले वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी का हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं निचले वायुमंडल में स्थित जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, धूल धुएँ के कण हैं, जो कंडेंसेशन के सेंटर होते हैं, वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जो टेम्परेचर स्पेस में चला जाना था वो निचले वायुमंडल में ही रुका रहेगा। यानी कि बरसात के दिनों में जब धूल धुएं के कण बैठ जाते हैं तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र रेशियो होता है, आप सूर्य की टेम्परेचर जब सतह पर पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भी चुभती हुई लगती हैं। ठीक है, पार्थिव एनर्जी भी बहुत तेज़ी से निकल करके स्पेस में चली जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो यही बेसिक कारण है। ठीक है, धूल धुएं के कणों को समझिए, निचला वायुमंडल, यहाँ पर गैसों की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ऐसी बातों को जो पहले पढ़ चुके हैं उनको आप समझते रहेंगे तो यहाँ आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो गर्म हो जाता है। फिर एक प्रमुख कारण होता है संवहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, कन्वेक्शन। जब संचलन के कारण यानी एक अणु से दूसरे अणु के संपर्क होने के कारण गर्मी बढ़ गई, और विकिरण के कारण यानी कि विकिरण की एनर्जी लेकर के सॉलिड पार्टिकल्स ने जब गर्मी टेम्परेचर तापमान बढ़ा दिया, तो तापमान जब वायुमंडल का बढ़ेगा, गर्म तो धूल धुएं के कण हो रहे हैं लेकिन उसमें संपर्क में आने वाली वायु भी तो गर्म हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी तो गर्म हो जाएंगी। और गर्म आप जानते हैं ऊपर की ओर हवा उठती है हल्की होकर के। तो जब संचलन और विकिरण आदि के कारण वायु गर्म हो जाती है तो ऊपर होती है, ऊपर उठने लगती है हल्की होकर के, और ऊपर की जो ठंडी वायु है वो नीचे की ओर आती है। ये लंबवत होता है। ठीक है, यह लंबवत है यानी कि वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकली ट्रांसफ़र होता है। तो संवहन, कन्वेक्शन कैसे होता है, जब निचली परत गर्म हो गई तो गर्म वायु हल्की होकर के ऊपर को उठ जाती है, ठंडी वायु भारी होती है वो नीचे को आ जाती है और तापमान में परिवर्तन होता है। इसका मतलब रात में क्या हुआ, जो गर्मी हुई निचली सतह पर, निचले वायुमंडल में, वो ऊपर उठ गई और ठंडी वायु नीचे आ गई, रातें ठंडी हो गई। ठीक है, रातें ठंडी हो गई। तो ये सारे कारण होते हैं जो कि वायुमंडल में कूलिंग और हीटिंग का काम करते हैं। स्थान विशेष पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका भूमध्य रेखा के पास है या ये स्थान आपका ध्रुवों के पास है, इस पर निर्भर करेगा। आप दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ ज़्यादा जल है वहाँ पर है, या उत्तरी गोलार्ध में है जहाँ पर स्थलखंड ज़्यादा है वहाँ पर है। जैसा भी है उस पर लोकल सर्कमस्टांसेस पर भी निर्भर करता है। तो अगली क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि स्थानीय जो तापमान परिवर्तन होता है, अभी तो तापमान परिवर्तन के बहुत से कारणों को भी पढ़ना है आपको। रुद्धोष्म प्रकरण पढ़ना है, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ना है, केनाबेटिक, एटाबेटिक, आपको विंड्स के बारे में पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो वो हम तब पढ़ेंगे, अगली क्लासों में धीरे धीरे एक एक टॉपिक होता रहेगा। लेकिन यह बात समझ में आ रही है वो आसान हो जाएगी, ये नहीं समझ में आएगा तो वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि तापमान की विसंगत पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, तटों से दूरी का प्रभाव पड़ता है, जलखंड स्थलखंड का। तो अगली पिछली क्लास मिलाकर पढ़ेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो आज का टॉपिक था सामान्य तौर पर वायुमंडल में जो शीतलन हो रहा है, रात ठंडी हो रही है, दिन गर्म हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है, कारण हमने चर्चा किया। प्रभाव कैसे कैसे हैं वो दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, इन सब के माध्यम से हम एक एक टॉपिक में कवर करते चलेंगे। और फिर हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस समय लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो अगले वीडियोस का आप इंतज़ार करिए।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वर्तमान के एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, आप अवॉइड करके नहीं चल सकते हैं, इनको मेंटेन करिए। और अगले वीडियो आने तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।